हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपके लिए इस चैनल पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट लेकर आती हूँ। उसके अलावा मैं नई नई कानून की जानकारियाँ लेकर आती हूँ या फिर आपके क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी वीडियो लेकर आती हूँ। आज भी मेरे व्यूवर द्वारा पूछा गया एक क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर लेकर आई हूँ। बहुत से यूज़र ये जानना चाहते हैं कि नशे की हालत में अगर कोई क्राइम हो जाता है तो उसकी सज़ा किस तरह से डिसाइड होती है, उसकी सज़ा ज़्यादा होती है या फिर कम होती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में और मैं आपको बताती हूँ कि अगर नशे में आप कोई क्राइम करते हैं तो उसकी क्या सज़ा होती है। इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन में यानी कि नशे की हालत में अगर कोई क्राइम होता है तो उस क्राइम की सज़ा अगर नॉर्मल कंडीशन में कोई क्राइम किया गया है तो उससे यकीनन ही कम होती है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि यही न्याय का सिद्धांत है। इसका अर्थ ये भी नहीं निकाला जा सकता कि कानून इस बात के लिए बाध्य है कि कोई व्यक्ति नशे में कोई जुर्म करके सज़ा कम पालेगा। यानी कि इस बात को बहाना नहीं बनाया जा सकता कि कोई जुर्म नशे की हालत में किया गया इसलिए उसे कम सज़ा देनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो लोग जानबूझकर नशा करके ही क्राइम करेंगे और ज़्यादा सज़ा से बच जाएंगे। ऐसे केसेस में भी केस की कंडीशन को समझा जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सज़ा कम कराने के लिए अपराधी ने जानबूझकर नशा किया था। रियलिटी में अगर आरोपी अपराध करते समय नशे की हालत में था, उसके पास सोचने समझने का उचित समय नहीं था या फिर वो ऐसी कंडीशन में ही नहीं था कि सही गलत को सोच सके या फिर पहले से कोई साजिश नहीं थी, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट सज़ा में राहत जरूर देती है। पर ये कानून बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं है। इस तरह के केसेस जब कोर्ट में आते हैं तो जज अपनी समझबूझ से और गवाहों को मद्देनज़र रखकर कंडीशन को देखते हुए ही फैसला करते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि एक फर्जी एफआईआर कराने का क्या परिणाम हो सकता है और इसका केस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें झूठी एफआईआर कराई जाती हैं ताकि दूसरे व्यक्ति को फंसा दिया जाए। ऐसे में किसी इज्जतदार या निर्दोष व्यक्ति को फंसा दिया जाए तो बहुत से मामले ऐसे भी होते हैं कि वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए आत्महत्या करने की कोशिश भी करते हैं और कर भी लेते हैं। तो भारतीय दंड संहिता में इसके लिए धारा 182 का प्रोविज़न किया गया है, जो कि फर्जी एफआईआर को प्रूफ होने पर तो इसमें शिकायतकर्ता को सिर्फ 6 महीने की सज़ा दिलाई जा सकती है। और दूसरा ये कि ये अपराध जमानती भी होता है और आसंज्ञेय भी होता है, यानी कि अपराधी को जेल जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और वो रिहा हो जाता है। और झूठी एफआईआर के बहुत से केसेस तो प्रूफ करने भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं और अगर प्रूफ भी हो जाए तो इसमें 6 महीने की सज़ा या फिर जुर्माना 1000 रुपये तक जो बढ़ाया जा सकता है बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं तो मुझसे पूछा गया कि ऐसी कौन सी धाराएं होती हैं जिसमें कि अपराधी को जेल ना भेजकर सिर्फ जुर्माना ही लगाया जाता है। जब कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 379 या फिर धारा 380 या 381 या 404 या 420 के अंतर्गत कोई अपराध करता है या फिर कोई ऐसा अपराध जिसकी सज़ा 2 साल से अधिक नहीं है, ऐसे अपराधों के लिए वो व्यक्ति अपराध का दोषी पाया जाता है और उसने उस अपराध को अगर पहली बार किया है और उसका बैकग्राउंड भी अच्छा है और उसका चरित्र भी अच्छा है, तो ऐसे में कोर्ट इन सभी बातों को देखते हुए धारा 4 के अंतर्गत अच्छे आचरण की वजह से उसे छोड़ दिया जाता है। इस तरह के केसेस में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 3 लागू होती है, जिसे कि हम द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।